नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सभी को बाबा रामदेव जी जयंती और तेजादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि तेजादशमी और भगवान बाबा रामदेव जी भी आपकी क्या करें, आपकी जो जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका सहयोग करें। हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व की। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमने इनकी बात की। हमने मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर की बात की। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाई चांस ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ना जरूरी है। हम उन छोटी सी चीज़ों की, उन फैक्ट की बात करेंगे। कुछ कथन है उसकी आलोचना की गई है और कुछ कथनों के द्वारा उनकी उपयोगिता बताई गई है। तो हम बात करते हैं आलोचना की। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना। नीति निर्देशक तत्व की क्या की गई है? आलोचना की गई है। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना, क्रिटिसाइज किया गया है कि ये क्या नहीं है, इन्हें कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इन्हें हमने पढ़ा था कि कानूनी शक्ति किसको प्राप्त है? मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को क्या है? नैतिक शक्ति प्राप्त है। अंतर में हमने लिखा था नैतिक शक्ति। नैतिक शक्ति प्राप्त है किसको? नीति निर्देशक तत्व को। और कानूनी शक्ति किसको प्राप्त है? मूल अधिकारों को। तो कोई कानूनी शक्ति नीति निर्देशक तत्व को प्राप्त नहीं है। ये एक तरकहीन व्यवस्था है कि राज्यों को कहा गया कि लागू किया जाए, लेकिन लागू करे या नहीं करे इसके लिए लाने को बाध्य नहीं है। एक ये रूढ़िवादिता को लेकर चलता है और संवैधानिक टक्कर की जन्म दिया है। इसने किसको जन्म दिया है? संवैधानिक टक्कर को जन्म दिया है कि ये क्या होते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों आपस में क्या है, इनकी वजह से क्या हो जाते हैं? विरोधाभासी हो जाते हैं। कि अनुच्छेद 39 भी अनुच्छेद 39C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है, तो भी क्या होता है? ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 भी अनुच्छेद 39C मान्य होता है। इस प्रकार ये क्या है? संवैधानिक टक्कर को जन्म दिया गया है। नेक्स्ट आलोचना केटी शाह एक विद्वान है, इन्होंने की है। इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक ऐसा चेक है, कि एक ऐसा ब्लैंक चेक है, खाली चेक है, जो हमें क्या कहा है? बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो इसमें कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी भुगतान कर सकता है। हमें लिखने की उसमें कुछ भी आजादी नहीं है। तो केटी शाह एक विद्वान है। ये एक फेमस कथन भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि किस विद्वान ने ये कहा, किस राजनीतिक व्यक्ति ने ये कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। कि आपको एक ऐसा चेक दिया गया है तो बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अर्थात कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक चेक के समान है। और बैंक कौन है? बैंक राज्य है। वो क्या कर सकता है? उसकी इच्छा पर है कि उसको लागू करता है या नहीं करता, ये राज्य के ऊपर है। जिस प्रकार एक चेक होता है और चेक को हमने क्या कर दिया? बैंक वाले को दे दिया, तो बैंक का उसका भुगतान करता है, तो बैंक के ऊपर है उसका भुगतान, वो क्या करता है उसके ऊपर ही है, बैंक वाले के। उसी प्रकार उसकी आलोचना ऐसा की है कि नीति निर्देश को एक चेक माना है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। ये किसने कहा था? केटी शाह नामक विद्वान ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं श्री नसरुद्दीन। श्री नसरुद्दीन साहब ने कहा कि ये नववर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है। कि नया साल आता है और नए साल जैसे 1 जनवरी आता है, नया वर्ष आता है, हम क्या लेते हैं? उस दिन संकल्प लेते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा लक्ष्य और हमारा जो संकल्प है वो हम रास्ते से भटक जाते हैं। तो उसी प्रकार इनकी आलोचना की गई है कि ये नववर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है। कौन है? नीति निर्देशक तत्व। कौन है? नीति निर्देशक तत्व है वो नए साल पर जो संकल्प लिए जाते हैं उसकी तरह है। जो उसकी तरह है कि नए साल पे हमने संकल्प तो ले लिया कि राज्य के लिए बता दो गया कि आप नीति निर्देशों को लागू करोगे, अब उनका उल्लंघन होता है या नहीं होता है, न्यायालय उसको बाध्य नहीं है। तो ये क्या है? ये नववर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है। किसने कहा? ये श्री नसरुद्दीन ने कहा कि नए साल पर जो हम संकल्प लेते हैं उस तरह उसकी आलोचना किसने की है? नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना नए वर्ष पर लिए गए संकल्प की तरह किसने बताया? श्री नसरुद्दीन ने बताया है। और केटी शाह ने बताया है। केटी शाह ने यह बताया है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।
केसी वीयर एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है लक्ष्य और आकांक्षों का घोषणा पत्र, कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, लक्ष्य और हमारी आकांक्षाएं हैं उनका केवल क्या है, घोषणा पत्र है। कि घोषणाएं तो बहुत अच्छी अच्छी करती है, जब भी चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अन्य जो भी पार्टियां हैं, आप जो भी जितनी भी पार्टियां वो क्या करती है, जब भी चुनाव होते हैं चुनाव के पहले बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं करती है, लेकिन जीतने के बाद कितनी घोषणाएं लागू हो पाती है, कितनी नहीं लागू आती है, ये जनता को पता रहता है। तो उसी प्रकार इसमें लक्ष्य भी बताए गए हैं और आकांक्षा भी बताए गए, उनका क्या है, ये घोषणा पत्र है। ये किसने कहा, केसी वीयर ने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वीयर ने कहा। टी कृष्णाचारी, इन्होंने क्या कहा है, भावनाओं का स्थायी कूड़ागर, कि जो भावनाएं हैं उनका ये स्थायी परमानेंट कूड़ागर है, कि हमारी जितनी भी भावनाएं हैं कि ये सब लागू हो जाएं। हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े 36 से लेकर 51 तक, तो ये अगर इनको सबको लागू कर दिया जाए तो सब जगह शांति, भाईचारा, समानता की स्थापना आसानी हो जाए। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। ये किसने कहा, टी कृष्णाचारी ने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हमारी भावनाओं का क्या है, स्थायी कूड़ाघर, स्थायी कूड़ाघर। तो ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये केटी शाह ने कहा। 9 वर्ष पर संकल्पों की तरह, ये किसने कहा, श्री नसरुद्दीन ने कहा। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वीर ने कहा। और क्या कहा, क्रम, ये भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा, टी कृष्ण आचार्य ने क्या कहा, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं, सर आइवर जेनिक्स। सर आइवर जेनिक्स, सर आइवर जेनिक्स ने क्या कहा है, क्रमकांडी आकांक्षा समाजवाद के बिना, यहां पे आएगा फेबियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, क्रमकांडी के बिना, समाजवाद के बिना, फेबियन समाजवाद। क्रमकांडी आकांक्षाओं समाजवाद के बिना, फेबियन समाजवाद। इस तरह सर आइवर जेनिक्स ने नीति निर्देशक तत्व की आलोचना की गई है कि आकांक्षा है, ये क्रमकांडी आकांक्षा है, क्रम की तरह आकांक्षाएं हैं, और समाजवाद के बिना क्या है, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद क्या है, फेबियन क्या है, ब्रिटेन में एक परंपरा चली थी फेबियन समाजवाद की। उसमें क्या कहा गया था, इसमें यह था कि फेबियन समाजवाद ब्रिटेन से संबंधित है। इसमें यह बताया गया था कि हम क्या करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समाजवाद की स्थापना करने के लिए क्या करेंगे, अथक प्रयास करेंगे बिना किसी हिंसा के। तो ये क्या है, फेबियन समाजवाद है। तो इसमें ये किसने कहा, सर आइवर जेनिक्स ने कहा है, क्रमकांडी आकांक्षा समाजवाद के बिना, फेबियन समाजवाद। समाजवाद के बिना, फेबियन समाजवाद किसने कहा, नीति निर्देशक तत्व आलोचना किसने की है, सर आइवर जेनिक्स के द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों की तुलना समाजवाद के बिना, फेबियन समाजवाद के रूप में की गई है। भावना का स्थायी कूड़ाघर टी कृष्णाचार्य ने कहा है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वीर ने कहा है। 9 वर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह श्री नसरुद्दीन ने कहा है। और ऐसा चेक है जिसको भुगतान बैंक की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है, केटी शाह ने कहा है। और इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं, कौन सी शक्ति प्राप्त है, नैतिक शक्ति प्राप्त है इनको। तर्कहीन व्यवस्था है, ये रूढ़िवादी है और संवैधानिक टक्कर को जन्म दिया गया है मूल अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में। नेक्स्ट इसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया, इसकी उपयोगिता बताई गई है। इसकी क्या बताई गई है, उपयोगिता। कुछ विद्वानों ने इसकी उपयोगिता भी बताई गई है कि ये बहुत ही उपयोगी है। एक न्यायाधीश होते हैं CM छागला, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की है कि अगर ये वास्तव में लागू हो जाएं तो संसार क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो इन्होंने कहा है, MC छागला जो कहते हैं पूर्व CJI थे, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए, यदि इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश ये पृथ्वी स्वर्ग की भांति लगने लग जाएगा। ये किसने कहा, MC छागला ने। इसकी उपयोगिता बताई, इसका इंपोर्टेंस बताया है किसने, MC छागला ने, कि यदि इन नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए या पूरी तरह इनका पालन किया जाए तो जो हमारा देश है और हमारी पृथ्वी है ये क्या हो जाएगा, स्वर्ग की बात लगने लग जाएगा। अर्थात हमारी जो देश है वो पृथ्वी वो क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। ये किसने कहा था,
एमसी छागला, तो आप इसको याद रखना अच्छी तरह से कि इन सभी तत्वों को अर्थात नीति निर्देशक जो तत्व है इनको पूरी तरह से पालन किया जाता है तो हमारा देश, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी या स्वर्ग की तरह लगने लग जाएगी। ये किसने कहा है, ये कहा है एमसी छागला ने। इसके बाद एक ब्रिटिश विद्वान आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। इसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति लाना है एवं आवश्यक शर्तों को, जो आवश्यक नेसेसरी कंडीशन है, उन नेसेसरी कंडीशन आवश्यक शर्तों को स्थापित करके उनको ग्रहण करने के समान है कि हमको उनको क्या करना है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या करना है, नीति निर्देशक का लक्ष्य सामाजिक क्रांति लानी है, समाज में उत्थान करना है, समाज का विकास करना है और जो आवश्यक शर्तें हैं उन सबको मानकर हमें क्या करना है, नीति निर्देशक को ग्रहण करना है, उन नीति निर्देशक को अपनाना है। ये किसने कहा, ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है और उन्होंने ये भी आगे बताया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार है वो क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। ये किसने कहा, ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। दोनों को महत्व बताया है कि नीति निर्देशक तत्व भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मूल अधिकार भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही क्या है, हमारे संविधान की आत्मा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, हमने पहले पढ़ाई था। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। ये किसने बताया, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया इसकी नीति निर्देशक तत्व की उपयोगिता में। और उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। डॉक्टर अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिन्होंने संविधान का निर्माण कहा, इन्होंने कहा यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी, यदि कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मानेगी, इनकी अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में उनका पतन सुनिश्चित है, अगले चुनाव में उनका पतन सुनिश्चित है। ये किसने कहा, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा यदि कोई सरकार क्या करती है, इन नीति निर्देशकों की अवहेलना करती है, इनकी आलोचना करती है, इनका उल्लंघन करती है, इन पर ध्यान नहीं देती है, इन नीति निर्देशक तत्वों को अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में उनका पतन सुनिश्चित है, अर्थात उनकी हार निश्चित है। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इन नीति निर्देशक में जो भी बातें बताई गई है उनको लागू करने का प्रयास करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इनको राजनीतिक शक्ति नैतिक शक्ति प्राप्त होती है। तो यदि कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में उनका पतन सुनिश्चित है। ये किसने कहा, अगले चुनाव में उनकी सरकार गिर जाएगी, अर्थात दूसरी पार्टी को जनता जिता देगी और उनको पद से पदस्थापित हटा देगी, पदस्थापित नहीं होने देगी। तो ये किसने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का। तो एमसी छागला ने क्या कहा है, एमसी छागला ने कहा है कि इन तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है, सामाजिक क्रांति व आवश्यक शर्तों को स्थापित करके क्या है, ग्रहण करने के समान है। नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में उनका पतन सुनिश्चित है। तो एक हमारे नीति निर्देशक तत्व की कुछ बातें थी, ये हमने पढ़ी। तो हमारा ये टॉपिक नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो गया है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन है, हम उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। भारत के संविधान में, हमने भारत का संविधान में अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 17 पढ़ा है। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत ये पढ़ा है। तो इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता होती है, छुआछूत होती है, उसके लिए कोई दंडनीय अपराध बनाया जाता है और उसके लिए कोई कानून बनाया जाता है कि कोई छुआछूत करता है उसके लिए वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए कानून बनाया जाएगा। तो किसके पास क्या है, शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है या भारत का उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इसका राइट आंसर आएगा संसद। कि हमारे जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत के अंत की बात करता है, यदि उनका उल्लंघन करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, हमारी संसद के पास है। किसके पास है, संसद।
तो इसका आंसर आएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद हमने पढ़ा है क्या में शब्दों का सही क्रम क्या है? अनुच्छेद 15 उसमें लिखा है कि ये सब लिखे हैं, मूल वंश जाति धर्म लिंग, धर्म जाति लिंग मूल वंश, धर्म जाति मूल वंश लिंग, और इसका राइट आंसर आएगा धर्म मूल वंश जाति लिंग। और हमने पढ़ा था कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म मूल वंश जाति लिंग, वो एक और आता है इसके आगे, वह जन्म स्थान, वह जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, कि भेदभाव का निषेध हमने किसमें पढ़ा था? अनुच्छेद 15 में। तो मैंने उस टाइम आपको कहा भी था कि एग्जाम में कई बार इनका क्रम पूछा जाता है कि ये किस क्रम से हैं। तो प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शब्दों का सही क्रम है तो धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान, ये क्रम याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए। धर्म सबसे पहले आएगा धर्म, फिर आएगा मूल वंश, फिर आएगी जाति, फिर आएगा लिंग, फिर आएगा जन्म स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? हमने पढ़ा था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 31, जिसको क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जब ये हटाया गया था, जब मूल अधिकारों की समिति से मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था, तब हमारे शासनकाल के दौरान था प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह या मोरारजी देसाई? तो इसका राइट आंसर आएगा मोरारजी देसाई। जब मूल अधिकारों को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कि हमने मूल अधिकारों में संशोधन पढ़े थे कि शंकरी प्रसाद बनाम वाद भारत संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम वाद राजस्थान 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, ये हमने कुछ वाद पढ़े थे। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसमें पूछा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, राजस्थान बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951। तो हमने एक बात पढ़ा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो इसमें राइट आंसर आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये बात हमने किससे संबंधित है? ये वाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था शंकरीवाद, शंकरी प्रसाद का। इसके अलावा हमने पढ़ा था सज्जन सिंह का, शंकरी प्रसाद का 1951 में हुआ था, शंकरी और ये सज्जन सिंह का 1965 में हुआ था, गोरखनाथ इसमें आ गया। फिर हमने पढ़ा था एक केशवानंद का, केशवानंद 1973 में हुआ था केरल बनाम। एक पढ़ा था मारवा मिल्स वाला, ये हुआ था 1980 में। और ये सब वाद किससे संबंधित है? ये सब वाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? कि किसे भारत के संविधान द्वारा, जो भारत का संविधान है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उस पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है, संसद को दी गई है, उच्चतम न्यायालय को दी गई है, संसद व उच्चतम न्यायालय को दी गई है। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कि जो संविधान है उसमें हम क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा था लोक व्यवस्था के आधार पर, भारत की संप्रभुता व एकता के आधार पर, अखंडता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ये हमने कुछ प्रतिबंध पढ़े थे। तो वो कौन लगा सकता है? उस किसके पास शक्ति है? वो है संसद के पास और उच्चतम न्यायालय के पास। तो इसका राइट आंसर आएगा संसद एवं उच्चतम न्यायालय। तो मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? संसद व उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। कि आप मूल अधिकारों का दुरुपयोग करते हो तो उस पर क्या लगाया जाता है? उचित प्रतिबंध लगाया जाता है। जो हमने मूल अधिकारियों की क्लास में पढ़ा था कि किस किस के आधार पर हमारे यहाँ पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो शक्ति है संसद व उच्चतम न्यायालय को। सबसे नवीन या नवीन संविधान किस देश का है? इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे नया या नवीन संविधान है? तो वो कौन सा देश है? आप सब जानते होंगे, नेपाल। इसका राइट आंसर आएगा नेपाल। सबसे नवीन संविधान है नेपाल का। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक जो आप जानते हो कौन है? भारत के संविधान के जनक, ये सब लोग आंसर जानते हैं इसका, B.R. अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो इसके जनक कौन है? B.R. अम्बेडकर हमारे संविधान के जनक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन
हमसे कभी कभी उनको समझने की वजह से या कभी जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पर उन क्वेश्चनों की बात की है। तो हमारा ये टॉपिक था नीति निर्देशक तत्व, ये पूरा हो गया है। तो हमने अब तक जो हमारे कोर्स में है, एक संविधान सभा की बात कर ली है, संविधान सभा पढ़ लिया है हमने। इसके बाद बात करें हम, संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद हमने इसकी बात करें तो इसकी अनुसूचियां पढ़ ली है। इसके अलावा हमने संविधान के जो भाग थे वो भाग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने बात करें तो इसके हमने मौलिक अधिकार थे जो हमारे कोर्स में थे, जो हमारे टॉपिक है रिट के सिलेबस में, सीईटी के सिलेबस में पढ़ लिया है। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक एक नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हमने हमारी क्लासों में संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, अनुसूचियाँ, उसके भाग, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यहाँ भाग 4 तक की बात कर ली है। भाग 4 तक हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। वो एक चीज और याद रखना, जो नीति निर्देशक तत्व है उनका निर्माण करने वाली समिति कौन थी? उनका निर्माण करने वाली समिति तेज बहादुर सप्रू समिति थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे पूरी होती है। जो हमारा नीति निर्देशक टॉपिक पूरा हो गया है। धन्यवाद।